इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम। आज का टॉपिक है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसी शॉर्ट में बोलते हैं, एब्रीवेट फॉर्म जो है वो क्या है, एनबीएफसी। तो कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत भारत में ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो बैंक नहीं है किंतु वे जमा राशियां स्वीकार करती हैं तथा बैंक की भांति ऋण सुविधा प्रदान करती है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संज्ञा से अभिहित की जाती है या उनको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहा जाता है। एक बार फिर ध्यान दें, कंपनी एक्ट के तहत यहां पे रुकना है। कंपनी एक्ट, नए कंपनीज एक्ट आ गए हैं, जितने भी चार्टर अकाउंटेंट होते हैं उनको भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। कंपनी एक्ट जब जब चेंज होंगे तब तब पढ़ना पड़ेगा। कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत, पंजीकृत समझते हैं, रजिस्टर्ड भारत में ऐसी वित्तीय संस्थाएं मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बैंक नहीं है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना आपने, जो बैंक नहीं है परंतु फिर भी किंतु वे जमा राशि स्वीकार करती हैं। क्या करती हैं? जमा राशि स्वीकार करती हैं तथा बैंक की भांति ऋण सुविधा प्रदान करती है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या एनबीएफसी कहलाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे। एनबीएफसी प्राय उन क्षेत्रों के लिए ऋण की व्यवस्था करती है जहां ऋण अंतराल विद्यमान है, यानी ऋण जहां जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाता उस तरफ वो ऋण उपलब्ध कराती हैं। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और मोटर कारों के लिए वित्त पोषण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और मोटर कारों के लिए वित्त पोषण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एनबीएफसी के कारोबार में तीव्र वृद्धि ने निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स, निवेशक मतलब इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए प्रभावी नियामक कार्यवाही की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है। मतलब प्रभावी नियामक कार्यवाही मतलब नियम भी तो होने चाहिए कि क्या नियम है एनबीएफसी के, या बिना नियमों के चलेगी। तो प्रभावी नियामक कार्यवाही की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है। इसके लिए आरबीआई ने एनबीएफसी की गतिविधियों को नियमित करना प्रारंभ कर दिया है। यही कारण है कि आरबीआई क्या कर रही है, एनबीएफसी की गतिविधियों को नियम बना रही है उसके लिए कि भाई किन नियमों पर चलना है आपको। आरबीआई ने अधोलिखित मानदंडों के आधार पर एनबीएफसी को निजी क्षेत्र का बैंक बनाने की अनुमति प्रदान की है। यथा नंबर 1, किसी बड़े औद्योगिक घराने द्वारा एनबीएफसी को संचालित नहीं होना चाहिए अथवा सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन नहीं होना चाहिए। मतलब रोक लगा दी, औद्योगिक घराने एनबीएफसी नहीं बनाएंगे, क्योंकि एनबीएफसी के लिए क्या होता है भाई, वित्त मेन चीज होती है। और वित्त किसके पास है? औद्योगिक घरानों के पास है। तो पहली चीज यही बोल दी कि किसी भी बड़े औद्योगिक घराने द्वारा एनबीएफसी को संचालित नहीं किया जाएगा अथवा सरकारी प्राधिकरणों, प्राधिकरण बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स, जो गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन नहीं होना चाहिए। कौन? एनबीएफसी। दूसरा, सार्वजनिक जमाओं की वापसी, अदायगी और आरबीआई के विनियमों निर्देशों के अनुपालन में एनबीएफसी का विगत रिकॉर्ड त्रुटिहीन होना चाहिए। सार्वजनिक जमाएं, जमा किया जाता है उसको सार्वजनिक जमाएं कहा जाता है। कि वापसी, भाई वापस भी तो करना पड़ता है, लोग जब जमा करेंगे तो वापस भी करेंगे। तो सार्वजनिक जमाओं की वापसी, अदायगी और आरबीआई के विनियमों निर्देशों के अनुपालन में एनबीएफसी का विगत रिकॉर्ड त्रुटिहीन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ब्लैकलिस्टेड हो, उस पर पहले से कोई क्या लगाओ, अभियोग लगाओ। तीसरा, एनबीएफसी के अद्यतन तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट के अनुसार कम से कम 200 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति होनी चाहिए। कितनी? 200 करोड़ की निवल संपत्ति होनी चाहिए, जिसे रूपांतरण की तारीख से 3 वर्षों के भीतर 300 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना होगा। 3 साल में 300 करोड़ रुपए बढ़ाया जाना होगा। आगे, एनबीएफसी की AAA से कमतर क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए। कई क्रेडिट एजेंसियां होती हैं, ये पता है कौन कौन सी क्रेडिट एजेंसी हैं भारत में या पूरे विश्व में? कौन कौन सी बताइए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं विश्व की या भारत की? जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं उनके नाम बताइए। क्रिसिल है क्या? मूडीज है? क्रिसिल है, मूडीज है, क्रिसिल है, मूडीज है, फिच है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, ये अमेरिका की है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ठीक है। और
हाँ तो ये क्रेडिट, और वो ट्रिपल ए मतलब सबसे अच्छा वो देंगी उनको क्या रेटिंग। तो एनबीएफसी की ट्रिपल ए से कमतर क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए। एनबीएफसी के पास कम से कम 12% की पूंजी पर्याप्तता होनी चाहिए और इनकी निबल नॉन परफॉर्मिंग एसेट 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। एनबीएफसी के पास कम से कम 25 लाख रुपए का शुद्ध निजी कोष नेट ओन फंड होना रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया है। इस मानक को पूरा न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार करने पर प्रतिबंधित करने की घोषणा रिजर्व बैंक ने फरवरी 2003 में की थी। एनबीएफसी द्वारा सार्वजनिक जमाओं पर अब अधिकतम 11% प्रति वर्ष की दर से ही ब्याज दिया जा सकेगा। इसको हाईलाइट करना है, 11% प्रति वर्ष की दर से ही ब्याज दिया जा सकेगा। अभी तक इसके लिए 12.5% की उच्चतम सीमा निर्धारित थी। ब्याज दर की नई उच्चतम सीमा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा था कि कंपनियां यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हमसे कम ब्याज देने को स्वतंत्र हैं। हमसे कम मतलब आरबीआई से कम ब्याज देने के लिए स्वतंत्र हैं। आरबीआई की भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार एनबीएफसी का कुल ऋण मार्च 2022 में 29.08 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2022 में बढ़कर 29.37 लाख करोड़ रुपए हो गया। ध्यातव्य है कि एनबीएफसी द्वारा दिए गए ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता उद्योग क्षेत्र रहा है। फिर ये सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा है? उद्योग क्षेत्र रहा है। तत्पश्चात खुदरा ऋण यानी रिटेल लोन्स व सेवाओं सर्विसेज का स्थान था। उल्लेखनीय है कि एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा दिए गए कुल ऋण में बड़े उद्योगों की हिस्सेदारी मार्च 2021 के अंत में लगभग 11.12 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर सितंबर 2022 में 11.15 लाख करोड़ हो गई है। ठीक है, उसके बाद भारत के प्रमुख शेयर बाजार। थोड़ा पहले मुझे लिस्ट दिखा दीजिए, लिस्ट से क्वेश्चन आ जाता है आपका। नहीं ये वाली नहीं, शेयर बाजार की लिस्ट है कहीं? ये शेयर मूल्य सूचकांक से आता है कई बार। जैसे इसको याद कर लीजिए पहले ना, संसार के जो प्रसिद्ध शेयर बाजारों के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक हैं। अब क्या होते हैं शेयर मूल्य सूचकांक को आ जाएगा समझ में, पहले इनको याद कर लीजिए। सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंकेक्स, ये कहाँ के? मुंबई के। कहाँ के? आपका डो जोन्स कहाँ का? न्यूयॉर्क का है। एसपीएक्स कहाँ का? यूएसए का है। निक्की कहाँ का है? एनकेवाई कहाँ का? जापान का है। निक्की ये उत्तराखंड ने पूछा हुआ है। निक्की कहाँ का है? टोक्यो का है। यूकेएक्स सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो जो पूछे मैं बता देता हूँ। एक ऊपर वाले बैंकेक्स पूछा हुआ, डो जोन्स पूछा हुआ, निक्की पूछा हुआ और हैंगसेंग पूछा हुआ है जो मैंने देखे हैं, मतलब कोस्पी पूछा हुआ है, नेस्डेक पूछा हुआ है। कौन सा? नेस्डेक। अब किस्मत रही तो इनमें से पूछेगा, खराब रही तो इनके बीच में से कहीं से ही पूछेगा। आईपीसी पूछ लेगा कहाँ का है, तो मैक्सिको का है। जल्दी से पूछता नहीं है मैक्सिको का, पूछेगा तो नेस्डेक पूछेगा क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। संघाई से पता चल जाता है इसलिए ये नहीं बता रहा हूं मैं। कोस्पी पूछेगा कहाँ का? कोरिया का है। ठीक है, हैंगसेंग पूछेगा हांगकांग का है। ठीक है, निक्की कहाँ का है? टोक्यो का है। ये याद करने हैं पहले। अब वापस आ जाओगे। अब बोल रहे होंगे आप नन्ही सी जान है, कितना पढ़ना है? पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। इस क्षेत्र को किसने चूज किया? आपने। महात्मा बुद्ध ने तो कह दिया था कि संसार दुख में है और दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, इच्छा। इच्छा किसकी थी? आपकी। दुख तो हो गई, कष्ट भी होगा, है ना। और यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग भी नहीं लगते हैं और न ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग नहीं लगते हैं आपकी। इसमें तो यही है कि इच्छा त्याग दो, सारे दुख क्या समाप्त। इच्छा त्याग दो, सारे दुख समाप्त। लेकिन फिर आगे चलकर फिर दुख होंगे, जब क्या बेरोजगारी क्या करेगी? क्या करेगी? अपने लपेटे में लेगी, फिर दोबारा दिक्कत। तो इसलिए जल्दी सेटल हो जाओ, पढ़ लो, अभी कष्ट उठा लो, आगे का जीवन क्या रहेगा। मैंने वैसे ही बताया कि पहला फिल्टर 12वीं में लग चुका, दूसरा फिल्टर ग्रेजुएशन के तुरंत बाद लगता है। कब लगता है? ग्रेजुएशन के बाद। पहला फिल्टर जो था उसमें किताबें कम थी, मेहनत ज़्यादा थी। अभी क्या, किताबें ज़्यादा है। क्या है? किताबें ज़्यादा हो गई। नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो क्या हो गई? जहाँ पहले आप खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ के ही आप
नीट और क्या ये सब पेपर निकाल सकते थे, वहीं अब बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए हर कंपटीशन में। तो भारत के प्रमुख शेयर बाजार, राष्ट्रीय शेयर बाजार, गुरु भाई पिक्चर देखना, उसमें कुछ लोग खड़े हुए दिखेंगे धागा रस्सी पकड़कर, वही कभी शेयर बाजार हुआ करता था। आज वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, पहले तख्त पर खड़े होकर क्या लगाते थे, बोली लगाते थे, हाँ भाई कितना कितना कितना, व्यापारी आते थे ना वहां पर रस्सी पकड़कर, क्योंकि दिन भर खड़े रहना पड़ता था, रस्सी लटकाई भी रहती थी और कुछ होता था, उनका कंसेप्ट था। तो राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एमजे फेरवानी समिति 1991 की सिफारिश पर 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। आईएएस में पूछा जा चुका है। यह भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ही राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है। प्रवर्तक को बोलते हैं, प्रमोटर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय वर्ली, दक्षिणी मुंबई में स्थित। सारे क्वेश्चन बने हुए अलग अलग कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां है, आंसर वर्ली, दक्षिणी मुंबई। ध्यातव्य है कि स्टॉक एक्सचेंजों में 49% तक की विदेशी निवेश की अनुमति है, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, 49% हो सकता है, यह क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें प्रत्यक्ष फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, 26%, और शेष कितना हो सकता है, जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट 23% संस्थागत विदेशी निवेश यानी FII हो सकता है। अगला है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, BSE बोलते हैं इसको। भारत का एक मूल्य भारित सूचकांक है। यह एशिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया का सबसे पुराना, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 10वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। BSE की स्थापना 1875 में हुई थी, 1875, यानी कांग्रेस की स्थापना से भी पहले का है। कांग्रेस 1885 में बनी, लॉर्ड डफरिन के समय बनी, एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने बनाई। शिमला का सन्यासी बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, शिमला का हर्मिट ऑफ शिमला, है ना। पहले अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी। तो यह एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बोल्ट, क्या यह एक्सचेंज, ये दूसरा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ISO 9001 2000 प्रमाण पत्र करने वाला भारत का पहला तथा विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। यह एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बोल्ट के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, प्रबंधन बोलते हैं मैनेजमेंट प्रणाली मानक BS 7799-22002 प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला तथा विश्व का दूसरा सूचकांक है। अगस्त 2005 से यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गया है। भाई मेंस में लिखने के लिए आएगा, यही लिखने हैं मोटे मोटे, क्या लिखने हैं, 20 शब्दों में, है ना, 50 शब्दों में। वर्तमान में इसमें 4800 से भी अधिक भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शेयर सूचकांक बाजार की प्रवृत्तियों और दिशा को व्यक्त करने का सबसे प्रमुख सूचकांक बना हुआ है। इसके अलावा कुछ सेक्टोरियल शेयर सूचकांक का प्रयोग भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किया जा रहा है, यथा BSE 500, BSE 200, BSE 100, BSE मिड कैप, BSE स्मॉल कैप, BSE ग्रीनलैक्स आदि आदि। BSE पावर इंडेक्स इस श्रृंखला का नया सूचकांक है, जिसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, BHEL, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर, ABB सहित विद्युत क्षेत्र की 14 कंपनियों का शेयर शामिल है। मैंने कहा नहीं, एनर्जी सेक्टर बहुत गजब करने वाला है ना। और कुछ कंपनीज होती हैं ब्लू चिप कंपनीज, उन पर शेयर लगाइए लॉन्ग टर्म के लिए। ब्लू चिप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिन पर अगर आपने शेयर खरीद लिया तो घाटा नहीं होगा, तो मतलब फायदा ही होगा, चाहे 1 रुपए का फायदा हो लेकिन फायदा होगा, ठीक है। ब्लू चिप कंपनीज, क्वेश्चन बना हुआ एक बार, ब्लू चिप कंपनीज किन्हें कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक नेशनल इंडेक्स 100 शेयरों का होता है, इसको हाईलाइट कर दीजिए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक 100 शेयरों का होता है, जबकि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी शेयर सूचकांक आगे 30 शेयरों का होता है। सेंसेक्स सूचकों की रचना वर्ष, सूचकांक की रचना वर्ष 1986 में की गई थी। सेंसेक्स 1986 राजीव गांधी का समय था।
संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष 1978-79 है, जबकि राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष 1980। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद, इनको पढ़ना नहीं है, इनको क्या करना है, घोटना है। घोट के लिखने लायक होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? 28 जुलाई 1998 को मुख्य शेयर मूल्य सूचकांक के नामों में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया। एक हो गया NSE 50, SNPCNX निफ्टी हो गया इसका नाम, और इसका नाम क्रिसिल 500 का नाम हो गया SNPCNX 500। क्या हो गया? फिर OTCEI है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों के एक्सचेंज, जहां पे मैं बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वहां पे पढ़ना नहीं है, उसको क्या करना है? ये शब्द से नफरत है वैसे आप लोगों को, क्या? पर सफलता का मूल मंत्र यही है, जल्दी से कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इतना मजा आता है ना मेंस में, जो याद रहता है ना, जब जैसे जो चीज याद कर रखी है हमने, लिखने में इतना आनंद आता है, पूछो मत। ऐसा लगता है धरती के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? हम ही हैं। ठीक है? और जब क्या होता है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमने आधा पढ़ा हुआ होता है, आधा थोड़ा सा, और जब उसे बना रहे होते हैं ना, तो कहते हैं यार, रिपेंटेंस जिसको बोलते हैं, पश्चाताप हो रहा होता कि यार 2 रीडिंग और मार लेते रात को, 1 घंटा कम सो लेते, क्या दिक्कत थी। एक टाइम ऐसा था मेंस में, पता नहीं क्यों मुझे रात को मुझे ऐसा होता था पहले कि ये 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चनों का कंफर्म होता था कि ये आएंगे। उन 2-3 क्वेश्चनों को घोट दिया गया। उसमें से मैं बता देता हूं, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या था, एक वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, और एक था कृषि एग्रीकल्चर वाला, जो क्या था वो। 3 क्वेश्चन मुझे कंफर्म थे। उस जमाने में 8 क्वेश्चन आते थे, करने थे 5। ठीक है? 3 क्वेश्चन जैसे ही मुझे दिखे ना, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कॉपी पेस्ट जिसको बोलते हैं ना, इसीलिए समझाता हूं आपको, हम लोगों ने भुगता है उस चीज को। और 3 के बाद क्या हुआ, अति उत्साह में जब लिखता है आदमी, तो ज्यादा लिखते, उस समय वर्ड लिमिट नहीं होती थी, लिखते 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 टाइम मैनेजमेंट क्या हो गया, खराब हो गया। और जब देखा तो उस समय घड़ी ले जा सकते थे अंदर, वो वाली नहीं, लेकिन जब देखा कि अब टाइम कम रह गया, तो एकदम से पैनिक हो गया, जैसे बोलते हैं, समझ रहे हो। और फिर आंखों के आगे अब क्या होगा, जैसे बोलते नहीं, पैनिक होना कि यार अब 2 क्वेश्चन और करने बड़े, और क्या 2 क्वेश्चन बड़े नहीं, 2 क्वेश्चन वो वाले, वो जिनके खंड होते हैं, मतलब 3-3 खंड होते थे उनके, अब ये करने हैं, यानी 6 क्वेश्चन करने हैं, भले ही वर्ड लिमिट कम करनी है, लेकिन कैसे होंगे इतने कम टाइम में। उसमें पैनिक हो जाता है आदमी, समझो वहीं पर खत्म हो गया आदमी। कोशिश करता है लिखने की, कबाड़ बन जाता है। फिर क्या बन जाता है? तो मेंस अगर लुट गया तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है। इसीलिए घर से सोच समझ के जाना चाहिए कि एक क्वेश्चन को हमें कितने मिनट मिल रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन करके जाना चाहिए। अगर माना 9 मिनट मिल रहे हैं आपको किसी क्वेश्चन को लिखने के, तो 9 मिनट में खत्म होना चाहिए। फिर 9 का 10 नहीं करना, 10 मिनट अगर आपने किया, आपका छोटा क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है? जैसे उत्तराखंड पीसीएस है, तो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, बड़े को हमने कितने मिनट में लिखना है, छोटे को हमने कितने मिनट में लिखना है। राइटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तब शुरू के जो क्वेश्चन है वो राइटिंग से लिखने हैं आपने, बाद में आपने घसीटा करना है, क्योंकि अगर आप घसीटा नहीं करोगे, नहीं लिख पाओगे, छूटेगा आपका पेपर। समझ में आ रहा है? तो इसकी प्रैक्टिस अभी से कीजिए। क्या कीजिए? आप बोलते हैं आईआईटीएंस निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं एम्स के आईएएस में, इसलिए निकलते हैं, खड़े खड़े लिखते हैं भाई। ऑपरेशन हो रहा होता है, प्राचार्य ऑपरेशन कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वो लिख रहे होते हैं। जो खड़े खड़े लिख सकता है, किसी को डिक्टेट वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, उनको अगर टेबल मिल जाएगी अच्छी सी लिखने के लिए, वो तो धुएं उड़ा देंगे लिखने में। और आप पेन चलाने में, मतलब कैलकुलेशन भी बोल रहा हूं तो वो भी मोबाइल पे कर रहे हो, तो कैसे होगा फिर? उनकी टक्कर कैसे लोगे यूपीएससी में? हाथ तोड़ने पड़ते हैं मेंस के लिए, तोड़ने पड़ते हैं मतलब हथौड़े से नहीं, लिख लिख कर गुठलियां बन जाती है हाथों में, वो लगाना पड़ता है, क्या बोलते हैं वो, पेन रिलीफ, इतना करना पड़ता है। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। OTCEI अर्थात ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और अगर आप कंफर्ट जोन में हो और आप अपनी तरह हिसाब से चल रहे हो, तो आप अच्छे एस्पिरेंट नहीं हो, कुछ और सोचना शुरू कर लो। क्या कर लो? मतलब घर वालों को बता दो, वो ज्यादा बेटर रहता है, कहीं उम्मीदें पाले रहे घर वाले।
OTCEI अर्थात ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। चलता आदमी IS के लिए ही है शुरू में, फिर बोलता है यार PCSE निकल जाए, फिर बोलता है यार नायब तहसीलदारी निकल जाए, फिर बोलता है समूह ही निकल जाए। तो वो नहीं होना चाहिए भाव, ठीक है। अगर आप UPSC के लिए चले हो तो फिर पेपर फॉर्म सारे भरने बेरोजगारी में, ये भी मान के चलना। फॉर्म सारे भरिए, हर पेपर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के एक्सचेंज, लघु व मध्यम औद्योगिक इकाइयों के एक्सचेंज के रूप में को खास ध्यान देना। भारत का प्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज है। इसकी स्थापना मुंबई में 1992 में की गई थी। इसमें उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनकी पूंजी का स्तर 30 लाख रुपए से 25 करोड़ रुपए तक हो। उसके बाद है रेजिडेक्स। 11 जुलाई 2007 को पहली बार राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक ने देश के विभिन्न भागों में भूमि के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव पर निगरानी रखने के लिए रेजिडेक्स संज्ञा की सूचकांक जारी किया था। प्रारंभ में इसको देश के 5 शहरों दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, कोलकाता के लिए जारी किया गया था। अब इसे 50 शहरों में जारी किया गया। आगे वायदा कारोबार कल करेंगे।